हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपने YouTube चैनल उमंग IAS पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमारी जो चर्चा हुई थी फ्रांसीसियों के बारे में, हमने बताया था कि फ्रांसीसी भारत में सबसे आखिरी में आए और फ्रांसीसियों के आने के बाद भारत में क्या संघर्ष चला। क्योंकि आप जानते हैं कि उनके पहले अंग्रेज भी भारत में आ चुके थे और अंग्रेजों ने एक पूरा अपना विस्तारवादी रवैया अपनाया हुआ था कि कैसे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जाए। और जब फ्रांसीसी यहाँ आ गए तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के पीछे जो मुख्य कारण आप यही समझोगे कि जो एक तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, और दोनों ही शक्तियाँ ये चाहती थीं कि राजनीतिक स्तर पे हम विस्तार करें, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भारत में विस्तार हो। हमने कर्नाटक के पहले युद्ध के बारे में आपको बताया था कि जो कर्नाटक का पहला युद्ध है वो इसी महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप हुआ था। मैं थोड़ा एक बार रिवाइज करा दूं, पिछली क्लास में हमने कर्नाटक के पहले युद्ध के बारे में बात किया था कि जो 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया, इसके पीछे मुद्दे क्या रहे हैं ये आप जानोगे कि ये भारत का ऐसा युद्ध था जो यूरोप की परिस्थितियों से संचालित था। ये भारत में ऐसा युद्ध था जो यूरोप की परिस्थितियां, आप जानते हैं कि 1740 में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और उसी उत्तराधिकार के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में भी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है, ये आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि अंग्रेज अधिकारी जो बर्नेट, जिसको इंग्लैंड से भेजा गया था, उसको ला बोर्डाने और वो डुप्ले ने मिलके पराजित कर दिया और मद्रास पे अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद आपने देखा था कि मद्रास पर जो अधिकार हुआ था उस अधिकार को ला बोर्डाने, जो मारिशस का, फ्रांस का था गवर्नर, उसने कुछ घूस लेके 4 लाख पाउंड की घूस लेकर मद्रास को वापस कर दिया। लेकिन डुप्ले ने पुनः उस क्षेत्र को विजित कर लिया। तो एक आपको समझ में आएगा कि जो फ्रांसीसी गवर्नर है उनके बीच में भी कोलैबोरेशन का अभाव है। तो यहाँ ये देखा आपने किस प्रकार से पहले जो कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा। ठीक है, और एक चीज आपको ये देखोगे कि फोर्ट सेंट डेविड, जो मद्रास में जो फैक्ट्री थी, जो किला था फोर्ट सेंट डेविड, उस पर भी अधिकार करने का फ्रांसीसियों ने प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कर्नाटक का पहला युद्ध देखिए, एक तो यूरोप के मामले से शुरू हुआ। ठीक है, यूरोप के मामले से शुरू हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार यूरोप के मामले से शुरू हुआ। और आप देखोगे कि जो यूरोप में संधि हुई, यूरोप में जो संधि हुई उससे ही समापन हुआ। यूरोप में जो संधि हुई एस ला शापेल की संधि हुई, एस ला शापेल की संधि के तहत जो है इस युद्ध का समापन भारत में भी हो गया। और ये 1748 में आप देखोगे कि यहाँ पर 1748 में इसी संधि के परिणाम स्वरूप भारत में भी युद्ध जो है एंड हो गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने जो मद्रास है उसको वापस कर दिया और उन्हें अमेरिका में लुसियाना प्रांत मिला। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एला शापेल की जो संधि थी वो पहले कर्नाटक युद्ध की देन थी। इतनी बातें हमने जो है आपको बताई थी। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो विषय है कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक का दूसरा युद्ध, देखिए कर्नाटक का दूसरा युद्ध क्यों लड़ा गया। पहले तो ये समझिए कि 1749 से 1754 के मध्य जो है ये इसका टाइम फ्रेम है जब ये लड़ा गया। अब इसमें कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं उनको समझेंगे आप कि कैसे क्या परिस्थितियां ऐसी बनी। पहले समझ लेते हैं फिर हम फ्रेम कर देंगे। देखिए, कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है वो युद्ध इसलिए भी हुआ कि हैदराबाद और कर्नाटक के जो उत्तराधिकारी थे उनके मध्य संघर्ष चल रहा था।
हैदराबाद में भी उत्तराधिकारियों का संघर्ष चल रहा था, कर्नाटक में भी गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था। आपने देखा होगा कि अगर आपने मिडवल इंडिया पढ़ा होगा, एंशिएंट इंडिया पढ़ा होगा, तो उत्तराधिकारियों में अक्सर ये होड़ रहती थी कि हम गद्दी पर बैठेंगे, और जब हम गद्दी पर बैठेंगे तो इसीलिए संघर्ष जो है अनिवार्य हो जाता था। तो यहां संघर्ष अनिवार्य हो गया था, और ये जो संघर्ष की परिस्थितियां आई थी, इन्हीं संघर्ष की परिस्थितियों में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपने लिए अवसर देखा। क्या हुआ, हैदराबाद में जो था, जो निजाम था आसफ जहां आपको पता होगा, निजामुल मुल्क आसफ जहां, जिसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में हैदराबाद की थी, उसकी मृत्यु के बाद आप देखोगे, उसकी मृत्यु के बाद नासिर जंग उत्तराधिकारी बना हैदराबाद में। कौन बना? नासिर जंग उत्तराधिकारी बना हैदराबाद में। और नासिर जंग, लेकिन आप देखोगे कि नासिर जंग का जो खुद का भतीजा, जिसका नाम था मुजफ्फर जंग, इसने भी ये कहा कि आप जो हैं हैदराबाद की गद्दी के लिए वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं हैं, मेरा नाम मुजफ्फर जंग, मैं हैदराबाद की गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी हूं। तो इस मामले को लेकर दोनों ये जो पक्ष हैं हैदराबाद के, आपस में संघर्षरत हो गए। ठीक है, अब दूसरी तरफ जो है कर्नाटक का मामला समझिए। कर्नाटक में क्या हो रहा था कि कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उसके जो बहनोई, मतलब उसके बहन के पति चंदा साहब के मध्य जो है गद्दी को लेकर, कर्नाटक की गद्दी को लेकर विवाद चल रहा था। डुप्ले ने अब यहां पे क्या समझा? डुप्ले ने यह समझा कि अगर हमको यहां पर आगे बढ़ना है, अपनी स्थिति को मजबूत करना है, तो हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, भारतीय ये जो राजनीति है इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में ये निजाम बनाने के लिए, जो उसका भतीजा था नासिर जंग का, आपको याद होगा, डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर है, उसने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बनाने और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने का एक प्रस्ताव किया कि हम आपकी मदद करेंगे, और ये भी कहा कि हम आपको सैन्य सहयोग भी देंगे और हम आपको समर्थन भी देंगे। तो ये डुप्ले का ये मामला था। अब जब डुप्ले ने ये किया तो आप सोचिए कि अंग्रेज तो कुछ न कुछ, भाई उनको भी निर्णय लेना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने नासिर जंग, जो वहां उसका प्रतिद्वंदी था हैदराबाद में, जो मुजफ्फर जंग का, तो अंग्रेजों ने नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को सहयोग दिया। अब इसके बाद मामला फंस गया। दो भारतीय शक्तियां हैं, दो भारतीय शक्तियों के मामले में दो पक्ष, दो यूरोपीय कंपनियां भी शामिल हुई, अलग अलग हितों को लेकर। यह आपको समझना पड़ेगा दूसरे कर्नाटक युद्ध में। क्या बात समझ पाए आप? यहां पर ये देखिए, ये जो युद्ध शुरू हुआ कर्नाटक का, ये जो दूसरा युद्ध शुरू हुआ, इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष, उत्तराधिकार का संघर्ष। पहला मामला तो ये है। इस संघर्ष में आप देखोगे कि हैदराबाद में कौन था? हैदराबाद में था नासिर जंग। नासिर जंग, ये यहां पे ये था निजाम, लेकिन इस निजाम को चैलेंज कर रहा था कौन? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग, ठीक, ये यहां की बात हो गई। कर्नाटक का मामला समझो, यहां पर कौन था? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन यहां पे नवाब थे कर्नाटक के, लेकिन इनका जो बहनोई था, इनका जो बहनोई था उसका नाम था चंदा साहब। क्या नाम था? चांद साहब। चंदा साहब जो थे, इन्होंने इनको चैलेंज कर दिया। अब मामला क्या फंसा? आप जानते हैं कि जो कर्नाटक हैदराबाद का जो क्षेत्र है, के क्षेत्र में अंग्रेज और फ्रांसीसी
दोनों बड़ी शक्तियां यहां पे थी, तो इनके मध्य संघर्ष होना अनिवार्य हो गया। संघर्ष अनिवार्य क्यों? समझिए, यहां पे एक मामला क्या हुआ कि डुप्ले ने ये सोचा कि हम किस प्रकार से भारतीयों के मामले में दखलंदाजी करें जिससे हमारी शक्ति हमको अधिक से अधिक क्षेत्र मिले। तो यहां समझिए, ये जो मुजफ्फर जंग, ठीक है, मुजफ्फर जंग प्लस चंदा साहब को किसने सहयोग दिया? डुप्ले ने। डुप्ले मतलब फ्रांसीसी। ठीक, फिर आप देखोगे कि अब इनके पास क्या, अंग्रेजों के पास क्या विकल्प बचा कि वो किसको सहयोग दें? नासिर जंग और अनवरुद्दीन को। तो यहां कौन है? अंग्रेज। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपको समझना पड़ेगा कि क्यों संघर्ष छिड़ा। संघर्ष के पीछे यह कारण था। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बताई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की सेनाएं एक साथ हो गई। आप जानते हैं ना, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की सेनाएं एक साथ हो गईं और इन्होंने 1749 का एक युद्ध लड़ा। इन सभी शक्तियों ने 1749 का एक युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध, और इस युद्ध में अनवरुद्दीन को हराकर मार दिया गया। ठीक है, ये जो नवाब था अनवरुद्दीन कर्नाटक का, इसको हराया गया और इसको मार दिया गया। और जब आप ये देखोगे कि ऐसा हो गया तो आप फ्रांसीसियों की शक्ति जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगी, विस्तार होने लगा। जब फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ने लगी तो अंग्रेजों को लगा यार अब तो कुछ चीजें हाथ में बच नहीं रही हैं, अब क्या किया जाए। इसी क्रम में जो है नासिर जंग, देखिए जितने विरोधी थे, डुप्ले को लोग कहते हैं, डुप्ले जो है फ्रांसीसियों को एक वास्तविक शक्ति भारत में बिल्कुल स्थापित कर रहा था। कुछ ही समय के बाद नासिर जंग भी जो है मारा गया। 1750 में एक संघर्ष हुआ इन शक्तियों के साथ और नासिर जंग भी मार दिया गया। अब इसके बाद फिर क्या होगा? हैदराबाद में जब नासिर जंग मार दिया गया तो नासिर जंग के बाद संघर्ष किससे हो रहा था? नासिर जंग का मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग हैदराबाद में आ गया और चंदा साहब कहां आ जाएंगे? कर्नाटक में। सीधी सी बात है। तो ये लोग आ गए। ठीक, अब क्या हुआ? और उसके बाद देखिए कृष्णा, हैदराबाद का जो निजाम है मुजफ्फर जंग, जो फ्रांसीसियों के सहयोग से सब कुछ प्राप्त कर रहा था, इसने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग का गवर्नर बना दिया। मतलब अगर आप ये बातें समझ गए हो तो मैं एक बार फिर से इसको वो करता हूं, फिर आप समझिए कि क्या क्या हुआ। युद्ध हुआ हैदराबाद में आपका मुजफ्फर जंग आ गया। ठीक है, मुजफ्फर जंग, और कर्नाटक में चंदा साहब, ये दोनों लोग हो गए शासक। किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। ठीक है, फ्रांसीसियों की सहायता से हो गए। बहुत बढ़िया, हो गए, अच्छी चीज है, हो गए। अब ये हो तो गए, लेकिन अब कुछ तो भी फ्रांसीसियों को भी तो कुछ चाहिए। तो यहां मुजफ्फर जंग ने कृष्णा नदी के दक्षिणी हिस्से का गवर्नर बना दिया किसको? डुप्ले को। डुप्ले गवर्नर बन गया। इतनी बात समझ में आ गई? यही अब तक मैंने बताया था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना था कि यहां पे बना दिया गया। इसके बाद अब आप देखिए कि अब क्या होता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि अंग्रेज जो हैं इन सभी चीजों से ओवरकम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फ्रांसीसियों की शक्ति लगातार विस्तृत हो रही थी, लगातार बढ़ रही थी। ठीक है,
अब आप देखोगे कि 1751 में एक अंग्रेज अधिकारी जो है भीड़ से निकल के सामने आता है, जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने एक वो स्थिति पैदा कर दी अंग्रेजों के लिए कि जो फ्रांसीसी पूरी तरह से हावी थे, उन फ्रांसीसियों को बैकफुट में जाना पड़ा। क्या किया ऐसा रॉबर्ट क्लाइव ने? देखो, रॉबर्ट क्लाइव ने एक एडवाइस दिया, कहा कि ऐसा करते हैं कि हमको कर्नाटक का घेरा डाल, यहां पे अर्काट का हमको घेरा डाल देना चाहिए। क्या किया? इसको मिटाता हूं, समझिए आगे क्या हुआ। अभी एक चरण में आपने देखा कि फ्रांसीसी आगे, अब रॉबर्ट क्लाइव नाम ही काफी है। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि हमें अर्काट का घेरा डाल देना चाहिए। एडवाइस किया, सलाह दिया कि अर्काट का घेरा डालिए, और अर्काट के घेरे के लिए फिर यह कहा गया कि तुम खुद जाओ और अर्काट पर आक्रमण कर दो। और अर्काट पर 1751 में क्लाइव ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण तो किया ही किया और उसकी विजय भी कर ली। और यह अंग्रेजों की पहली कूटनीतिक विजय थी। मतलब यहां पर विजय हुई, और इस विजय को पहली कूटनीतिक विजय माना जाता है कि यहां अब अंग्रेज थोड़ा सा अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास, पहली कूटनीतिक विजय। यह एडवाइस भी थी इसी की, और इसी को भेजा भी गया अर्काट पे अधिकार करने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? अर्काट पर जैसे ही अधिकार हो गया अंग्रेजों का, डुप्ले को फ्रांस यहां पर बहुत नुकसान हुआ, उसको व्यक्तिगत रूप से भी बहुत हानि हुई, और उसे यह कहा गया कि आप वापस चले आइए। देखिए, फ्रांस की सरकार, आप जानते हैं कि फ्रांस में जो कंपनी बनाई गई थी उसके ऊपर राजा का नियंत्रण था, सीधे वो सरकार के नियंत्रण में रहती थी। तो डुप्ले की आलोचना से यहां पर डुप्ले को वापस बुला लिया गया, और डुप्ले को वापस नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन वापस बुला लिया गया। यह बात समझिएगा कि कभी कभी सरकारों से भी बहुत बड़ी गलती हो जाया करती है। किसी भी व्यक्ति को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अरे भाई, आपको विजय करके तो दे रहा था, हैदराबाद की विजय करके दिया, कर्नाटक की विजय करके दिया, क्षेत्र भी दे रहा था, फिर क्या हुआ? आपने वापस बुला लिया। क्यों? क्योंकि अर्काट पे अधिकार रॉबर्ट क्लाइव ने कर लिया। अब वापस बुलाया गया, और उसके बाद जो है, देखिए, एक मामला फंसता है। 1754 में एक नया व्यक्ति भेजा गया जिसका नाम था गोडेहू। ये फ्रांसीसी गवर्नर बना के इसको भेजा गया, इसको फ्रांसीसी गवर्नर बना के इसको भेजा गया। गोडेहू जी आ गए 1754 में। अब क्या करेंगे गोडेहू? ये डुप्ले तो है नहीं। नया आदमी किसी जगह जब पहुंचता है तो पहले इन परिस्थितियों को समझता है, क्या करना चाहिए, राजा के साथ कैसे संबंध है, किस तरह से चीजों को करें, मेंटेन कैसे क्या होगा। तो गोडेहू को इस समय भेजना एक भारी, जो मैं इतिहास के अध्यापक की वजह से बता रहा हूं, एक भारी भूल थी फ्रांसीसियों के लिए, डुप्ले को वापस बुला लेना। ठीक है, गोडेहू को जब भेजा गया तो आप देखो कि क्या होता है। इसके बाद अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य जो है 1754 में ही गोडेहू ने पांडिचेरी की संधि कर ली। पांडिचेरी की संधि, द ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। ये आया, इसको कुछ नहीं समझ में आया, कहा ऐसा करो कि सीधे पांडिचेरी की संधि करो। ठीक है, पांडिचेरी, यहां पे पांडिचेरी की संधि हो गई। और पांडिचेरी की संधि जब हुई तो इसमें यह होता है कि दोनों पक्ष जो है युद्ध का विराम कर देते हैं। तो युद्ध का विराम, जो कर्नाटक के दूसरे युद्ध का विराम हो गया पांडिचेरी की संधि से। क्या आप समझ पाए कर्नाटक का दूसरा युद्ध? अब बात करते हैं कर्नाटक के तीसरे युद्ध पे। मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों को अध्ययन आपने भी किया होगा इसके पहले, लेकिन अब थोड़ा स्पष्ट आपका वो दिमाग वर्क कर रहा होगा कि कैसे क्या मामला था कर्नाटक के दूसरे युद्ध में।
रटना नहीं है, समझ डेवलप करिए तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर समझ नहीं डेवलप करोगे चीजों को, इतिहास में एक्चुअल में बहुत गलत धारणा बना के रखी गई इतिहास को पढ़ने की। समझने का प्रयास होना चाहिए, ना कि रटने का। इंटरलिंक सोचिए कि पीछे से घटनाएं कैसे चल रही हैं और क्या मामला यहां हुआ। ये बेसिकली मामला कर्नाटक का दूसरा युद्ध वो है कि भारत के दो राज्यों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, उसी में ये दोनों शक्तियां शामिल हुई और ये युद्ध का रूप धारण कर लेता। ठीक है, तो यहां पर अब बात करते हैं कर्नाटक के तीसरे युद्ध की। कर्नाटक के तीसरे युद्ध की, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से कब? 1756 से 1763। 1756 से 1763 का जो समय है ये कर्नाटक के तीसरे युद्ध का समय है। क्या हुआ पहले ये समझ लेते हैं, फिर मैं फ्रेम करूंगा। कर्नाटक का दूसरा युद्ध आपने देखा था कि 1754 में समाप्त हुआ, आपको पता था। उसके 2 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि तीसरे युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो गई? क्या ऐसा हुआ? इस समय एक घटना यह हो रही थी कि यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में शुरू हुआ, और जैसे ही यूरोप में युद्ध शुरू हुआ, भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। और इस बार ये कर्नाटक की ये जो लड़ाई थी, ये आप देखो कि केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं रही, इसका एरिया और विस्तृत हो गया। कर्नाटक में तो हो ही रहा था संघर्ष, लेकिन कर्नाटक की तीसरी लड़ाई में जो मुख्य बात है वो बंगाल में भी संघर्ष हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। तो कभी प्रश्न पूछे कि कर्नाटक का कौन सा ऐसा युद्ध था जो कर्नाटक की सीमाओं की परिधि को पार कर गया था, तो याद रखना कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जो कर्नाटक के साथ साथ बंगाल में भी लड़ा जा रहा था। इस युद्ध का भी क्या कारण था? यूरोप की समस्या, सप्तवर्षीय संघर्ष जो यूरोप में 1756 में शुरू हो गया था। और 1756 के यूरोप के संघर्ष में भारत में भी इन दोनों शक्तियों को आपस में लड़ा दिया, और संघर्ष कर्नाटक के अलावा बंगाल में भी हुआ। तो ये बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1757 में आप जानते हैं कि 1757 में ही प्लासी की लड़ाई हुई थी। अंग्रेज जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का लगातार विस्तार कर रहे थे, प्लासी की विजय उन्होंने किया था। और यहाँ पर यह हुआ कि अब जब इनकी विजय भारत में अधिकतर होने लगी अंग्रेजों की, तो फ्रांसीसियों की सरकार जो थी, फ्रांस की सरकार, उसको भी लगा कि कहीं अंग्रेज हमको सुपरसीड न कर जाए भारत में, ये भी तो लगेगा। तो ये लगने के कारण वहां से एक योग्य सेनापति भेजा गया, काउंट डी लाली को। कहा गया भैया काउंट डी लाली जाओ और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको समाप्त करके आना, नहीं तो वापस मत आना। ठीक है, तो काउंट डी लाली को भेजा गया। काउंट डी लाली आता है, काउंट डी लाली आता है और 1758 में पहुंचता है। 1758 में पहुंचा, और उसके बाद क्या होता है? कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है। काउंट डी लाली के आने के पहले ही अंग्रेज जो हैं, बंगाल की विजय जो है आप देखो 1757 में हो गई थी, बंगाल की विजय तो कर चुके थे। अब उनकी भारत में स्थिति अंग्रेजों की मजबूत, एक तो बंगाल की जो विजय थी उससे अंग्रेजों को आर्थिक रूप से बहुत मदद मिली, सेना को संचालित करने के लिए, सेना रखने के लिए और अपने आप को मूवमेंट करने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ती है, और किसकी जरूरत पड़ती है? तो अंग्रेजों को बंगाल के रूप में वो स्थान प्राप्त हो गया जहां पर एक बड़ा संसाधन था जो अंग्रेजों को स्थापित होने में मदद कर सकता था। तो यहां पर यह बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे ही आता है काउंट डी लाली, उसने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड पर आक्रमण कर दिया और अधिकार भी कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड जो अंग्रेजों की जो किलेबंद कोठी थी, उस पे काउंट डी लाली ने अधिकार कर लिया, और हैदराबाद के सेनापति बुस्सी को भी कहा
कि तुम हैदराबाद में, चूंकि आपको याद होगा कि मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद का रूलर है वो फ्रांसीसियों की सहायता से बना था। किसकी सहायता से? डुप्ले की सहायता से। और डुप्ले चूंकि बहुत योग्य व्यक्ति था, डुप्ले जानता था कि अगर हम अपने अधिकारी को वहां रखेंगे तो मुजफ्फर जंग जो है वो हमेशा कंट्रोल में रहेगा। तो डुप्ले ने उसी समय से बुस्सी को वहां रखा था, और बुस्सी एक प्रकार से जो अंग्रेजों के समय में रेजिडेंट होते थे, तो वो फ्रांसीसी रेजिडेंट था हैदराबाद के दरबार में। काउंट डी लाली से यह भूल हुई कि काउंट डी लाली ने हैदराबाद से बुस्सी को वापस बुला लिया, और इसलिए बुलाया था कि हम दोनों लोग मिलके यहां पे स्थिति को मजबूत करें और फिर जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक अभियान छोड़ें, एक अभियान छेड़ दिया जाए। तो आगे देखिए फिर क्या होता है। परंतु 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य एक लड़ाई हुई, वांडीवास। कौन सी लड़ाई होती है? वांडीवास की 1760 में लड़ाई होती है, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है, और कर्नाटक के तीसरे युद्ध का समापन पेरिस की संधि से होता है, जो 1763 में, ये भी देखिए यूरोप में। तो यहां कुछ बातें आप देखेंगे कि इस संधि के फलस्वरूप भारत में चंद्रनगर को छोड़कर, जो चंद्रनगर में इनकी बस्ती थी जो बंगाल में, उसको छोड़कर सभी स्थान फ्रांसीसियों के वापस कर दिए गए पेरिस की संधि से। क्या पूरा युद्ध समझ में आ गया आपको? पूरा युद्ध समझ में आया? एक बार फ्रेम करते हैं तब और समझ में आएगा। हुआ क्या, कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था, आप देखोगे कि इस समय एक मामला यहां पे जो यूरोप में सप्तवर्षीय संघर्ष शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि यूरोप में सप्तवर्षीय संघर्ष, ठीक है, 1756 में शुरू हुआ, और जब यह संघर्ष शुरू हुआ तो भारत में भी संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। और इसके वजह से कर्नाटक तथा बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गए, ठीक है, संघर्ष प्रारंभ। ठीक। तीसरी बात आपने इसमें और क्या देखी थी? तीसरी बात आपने देखी थी कि यहां पर जो फ्रांसीसी सरकार है, फ्रांसीसी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए काउंट डी लाली को भारत भेजा भाई, अच्छी बात है। लेकिन यहां बात क्या है कि जब ये आया उसके पहले ही 1757 में अंग्रेज प्लासी की विजय कर चुके थे। प्लासी ये पहुंचा कब? काउंट डी लाली 1758 में पहुंचा। अब यहां पे ही आपको बात समझनी पड़ेगी कि हुआ क्या कि 1758 में काउंट डी लाली जब आया, काउंट डी जब लाली आया तो इसने बहुत आक्रामक नीति अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ दिया, और इसने फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया। कितनी बात समझ में आ गई? पहले इसको आप वो नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूं। फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया। चलिए भैया, अच्छी बात है। प्रारंभिक चरण पे अंग्रेजों के जो मजबूत किले पर अधिकार कर लिया, आते ही अधिकार तो कर लिया, लेकिन एक इससे भूल हो गई। क्या भूल हुई?
भूल ये हुई कि हैदराबाद के दरबार से बुस्सी को बुला लिया। ये बहुत खतरनाक भूल थी। हैदराबाद के दरबार से बुस्सी को बुलाना ये बहुत बड़ी भूल थी। और जब इसको बुला लिया तो आप देखोगे कि ये इसलिए बुला रहा था कि दोनों लोग मिलकर एक मजबूत सेना के साथ अंग्रेजों के ऊपर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए। लेकिन घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला, और घटनाक्रम जब बहुत तेजी से बदला तो आप देखोगे कि 1760 में क्या देखोगे आप, 1760 में एक युद्ध छिड़ गया जिसको कहते हैं वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी अंग्रेजों से पराजित हो गए। फ्रांसीसी अंग्रेजों से पराजित हो गए वांडीवास की लड़ाई में। और जब ये पराजित हो गए तो उसके बाद युद्ध का समापन हुआ पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि देखिए, फिर युद्ध का समापन यूरोपीय मामले से 1763 से पेरिस की संधि से युद्ध का समापन हुआ। इसके तहत एक बात बोली गई कि भारत में चंद्रनगर जो फ्रांसीसी बस्ती थी, चंद्रनगर को छोड़कर जो भी इलाके थे फ्रांसीसियों के, उन्हें वापस कर दिया गया। क्या बात समझ पाए आप? यह है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। और क्या हुआ? कहा गया कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि अब फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकते। तो यहां पर एक और बड़ी बात हो गई कि अब फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकते। ये एक बहुत बड़ी कंडीशन थी जिससे पूरी तरह से आप ये समझ सकते हो कि फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगा दिया गया। ठीक है। और जब ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध हो रहा था तो इस समय शासक कौन था फ्रांस में? लुई 15। और जब फ्रांसीसी कंपनी बनी थी तो लुई 14 था। ठीक है। तो ये पूरा मामला है। क्या समझ पाए आप? आपकी समझ बेहतर हुई? कुछ लगा कि आपने अच्छे से समझ लिया है? प्रश्न कुछ भी आपसे ऐसा नहीं पूछेगा जिसमें आपको समस्या होने वाली है। हमने अभी तक पूरी जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई सबके बारे में आपको एक पूरा ब्रीफ कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी बातें समझ में आई भी होंगी। ठीक है। मैंने आपको डेनिश कंपनी के बारे में भी बताया था इसके पहले। डेनिश कंपनी ने आपने देखा था कि 1616 में भारत आई और अपनी पहली फैक्ट्री जो है तमिलनाडु में बनाई, तंजौर में। ठीक है। ट्रांके बार कहते हैं, वहां स्थापित किया। बाद में फिर देखोगे कि धीरे धीरे इनकी जो फैक्ट्री है वो आगे बढ़ती गई। 1676 में इन्होंने बंगाल के श्रीरामपुर में भी अपनी फैक्ट्री बनाई थी, डेनिश कंपनी। लेकिन यह कंपनी देखिए अंग्रेजों की कंपनी, फ्रांसीसियों की कंपनी से एक अलग थी। ये भारत में अंग्रेजों की जो प्रतिस्पर्धा थी, जो प्रतिद्वंदिता थी, उनकी जो कूटनीतिक चालें थी, उनको समझने में ये कंपनी नाकाम रही
और बाद में आप देखोगे कि अंग्रेजों का इतना वर्चस्व था कि अपने सभी व्यापारिक कार्य को जो है इन्होंने बेचकर ये अपना यहाँ से चले गए वापस। तो डेनिश कंपनी की स्थिति थी, ये भी मैंने आपको बताया था इसी क्रम में। और फिर हम लोगों ने पूरी जितनी भी कंपनियां हैं सबको आपने देख लिया था, ठीक है। तो क्या उम्मीद करें कि सभी कंपनियां आपको समझ में आ गई हैं। आज इतने पे अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो क्षेत्रीय राज्यों पर शुरू होगा कि भारत में क्षेत्रीय राज्य किस तरह से स्थापित हुए और क्षेत्रीय राज्यों की क्या स्थितियां थी, आगे चल के भारत में कैसे क्षेत्रीय राज्यों ने 1857 की क्रांति भी आप देखेंगे कि कई क्षेत्रीय राज्यों में फैली, ठीक है। तो क्षेत्रीय राज्यों को देखेंगे कि मुगल राज्य के पतन की अवस्था में किस तरह से क्षेत्रीय राज्य भारत में बने और उन क्षेत्रीय राज्यों के बनने से भारत की जनता, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे हम अगली क्लास में। हमारा जो टॉपिक होगा क्षेत्रीय संस्कृतियों से जुड़ा होगा और क्षेत्रीय जो राज्य हैं उनमें हम स्टार्ट करेंगे अवश्य से। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि आपको अच्छा लगता है अगर मेरा जो भी पढ़ाने का तरीका है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और मोबीशाला ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। धन्यवाद।